लेक्चर के इस पोर्शन में हम लोग YDSE से ही रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे कि मान लीजिए कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको कुछ ऐसा सेटअप दे रखा है कि लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ इज़ यूज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो सोर्स हैं, एक S1 दूसरा S2, तो इस सोर्स से भी S1 से भी मान लीजिए कि λ1 और λ2 दो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट निकल रही है, और इस S2 से भी λ1 और λ2 दो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट निकल रही है। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या उस केस में क्या इंटरफेरेंस पैटर्न होगा? बिल्कुल होगा। ये λ1 और ये λ1 दोनों λ1 जो है ये आपस में कुछ इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगे, कुछ ब्राइट फ्रिंजेस बनाएंगे, उनका कुछ फ्रिंज विड्थ होगा, डार्क फ्रिंज बनाएंगे, वो अलग बनेगा। उसी तरह ये जो λ2 है और ये जो λ2 है ये दोनों भी मिलकर आपस में अपना ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनाएंगे। और हाँ, ये हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट P के लिए एक का ब्राइट फ्रिंज दूसरे के ब्राइट फ्रिंज से कोइंसाइड कर जाए, या एक का ब्राइट फ्रिंज दूसरे के डार्क फ्रिंज से कोइंसाइड कर जाए, ये हो सकता है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चंस भी आपने S.C. वर्मा जी की बुक में देखा होगा। मैं भी अभी आगे एक ऐसा ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो यानी कि अगर सोर्स ऑफ लाइट ऐसा हो कि उसमें दो या दो से ज़्यादा वेवलेंथ हो तो भी इंटरफेरेंस पैटर्न हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये क्वेश्चन लीजिए, ये मैंने S.C. वर्मा जी के ही बुक से पिकअप किया है ये क्वेश्चन। अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ्स 6500 एंगस्ट्रॉन एंड 5200 एंगस्ट्रॉन इज यूज्ड टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंज इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ्स कोइंसाइड। और इस क्वेश्चन में कैपिटल D जो स्क्रीन और स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है वो, और D डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स ये गिवन है। तो 6500 वाले का ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे होगा? m इंटू लैम्डा इंटू कैपिटल D बाई D। और 5200 वाले का ब्राइट फ्रिंज कहाँ होगा? n इंटू 5200 इंटू कैपिटल D बाई D। ये दोनों कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब दोनों इक्वल होगा। इससे आ गया m बाई n इजकल टू दिस इजकल टू 4/5, यानी कि m की वैल्यू अगर आप 4 ले लें, n की वैल्यू 5 ले लें, तो उस केस में ये लीस्ट डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। तो वो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? आप इसमें m की वैल्यू 4 डाल दीजिए, कैपिटल D जो क्वेश्चन में गिवन है वो डाल दीजिए, स्मॉल d डाल दीजिए, तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आपको क्या देगा? लीस्ट डिस्टेंस, जहाँ पे दोनों वेवलेंथ का जो ब्राइट फ्रिंज है वो कोइंसाइड कर रहा है। लेकिन ध्यान रखिए 6500 वाले का 4th ऑर्डर का फ्रिंज है और 5200 वाले का 5th ऑर्डर का फ्रिंज है। और ये भी ध्यान रखिए कि अगर डिफरेंट वेवलेंथ आपने यूज़ किया है तो जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है, जो n इजकल टू 0 होता है, वहाँ पे तो हर तरह का जो वेवलेंथ है सबका मैक्सिमा वहाँ बनता है। क्योंकि आप लैम्डा कुछ भी रखिए, n की वैल्यू अगर आपने 0 रखी है तो पाथ डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। यानी कि जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है ना, बिल्कुल बीच वाला पॉइंट, कौन सा मैं दिखाता हूँ अभी, हाँ देखिए ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे हर डिफरेंट वेवलेंथ के लिए लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो जाए, ये वाला जो पॉइंट है ये तो इस सोर्स और इस सोर्स S1 और S2 दोनों से इक्विडिस्टेंट है फॉर ऑल डिफरेंट लैम्डा। इसलिए ये वाला जो सेंट्रल पॉइंट होता है वहाँ पे हर वेवलेंथ का मैक्सिमा बनता है। उसके बाद जो मैक्सिमा का पोजीशन है वो डिपेंड करता है इस लैम्डा पे। इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। 2 नैरो स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी कि वेवलेंथ एक ही है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज इक्वल टू 2.75 वेवलेंथ, यानी कि ये जो d यहाँ पे दे रखा है ना, स्मॉल d, दिस स्मॉल d इज इक्वल टू 2.75 लैम्डा। तो आपसे पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस दैट कैन बी सीन ऑन अ स्क्रीन। इस स्क्रीन पे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज आपको दिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि d और लैम्डा के बीच में कैसा रिलेशन है। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि जो लैम्डा है दिस इज मच मच लेस देन d, क्योंकि ऑलमोस्ट कंपेरेबल है ना। d जो है वो इस लैम्डा का 2.75 टाइम्स ही है। तो यानी कि जो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन होता है, कौन सा अप्रॉक्सीमेशन, कि मैं थीटा को स्मॉल एज्यूम कर लेता हूँ, वो वाला अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पर नहीं चलेगा। सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन तो नहीं चलेगा, लेकिन क्वेश्चन की वर्डिंग से ही अंडरस्टूड है कि जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन होता है ना, कि ये जो डिस्टेंस है कैपिटल D, दिस इज ग्रेटर देन स्मॉल d, तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन तो हम लोग लगा सकते हैं। तो अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली ऐसा कुछ d और इस कैपिटल D की वैल्यू ना दे दें कि लगे कि ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन भी आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं,
तो जब भी YDSE का क्वेश्चन आ जाए तो आप फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन तो धड़ल्ले से यूज़ कर लीजिए, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि डी और लैम्डा की वैल्यू ऐसी दे रखी है कि अगर आप सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेज। तो ब्राइट फ्रिंजेज के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा कि कहाँ पर पाथ डिफरेंस जो डी साइन थीटा है वो एन लैम्डा के बराबर है, यानी हमें पता करना है कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा कितने एन के लिए हो सकता है। अब डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है 2.75 लैम्डा, यानी कि मैं इसमें अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, और ये डी में लैम्डा कट जाएगा, यानी एन डिवाइडेड बाई 2.75। अब देखिए इससे क्या आपको मिल रहा है, साइन थीटा एक ऐसा प्राणी होता है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1, यानी कि दिस हैज़ टू बी लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कि n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। आप यहाँ से देखिए, इससे आप लिख सकते हैं कि n हैज़ टू बी लेस देन और इक्वल टू 2.75, यानी कि n की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, एक तो 0 हो सकती है, उसके बाद ±1 हो सकती है और +-2 हो सकती है। ये मॉडुलस साइन थीटा हैज़ टू बी लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कि -1 भी तो अलाउड होगा ही ना। तो n की वैल्यू क्या क्या अलाउड हो सकती है, 0 +-1 +-2, यानी कि टोटल कितने फ्रिंजेज बनेंगे यहाँ पे 5 से ज़्यादा फ्रिंजेज नहीं बनेंगे, क्योंकि जैसे ही आप n इक्वल टू 3 पे जाएंगे तो साइन थीटा देखिए पॉसिबल ही नहीं होगा, यानी कि ये ऐसा केस है जिसमें सिर्फ 5 फ्रिंजेज बन रहे हैं, एक सेंट्रल फ्रिंज, एक यहाँ +1 के लिए, एक यहाँ +2 के लिए, एक -1 के लिए, एक -2 के लिए। अब इसमें यह भी ध्यान दीजिए कि ये जो थीटा स्मॉल है ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप n की वैल्यू यहाँ पे 2 डाल देते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है 2/2.75। ये कोई बहुत छोटा नंबर नहीं होगा, यानी कि थीटा और साइन थीटा को आप स्मॉल यहाँ पर एज्यूम नहीं कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि विल द फ्रिंजेज बी इक्वली स्पेस्ड। नहीं होगा, इसका आंसर होगा नो, क्योंकि देखिए फ्रिंज जो इक्वली स्पेस्ड होते हैं ना, जो ये वाला फॉर्मूला होता है y इक्वल टू एन इंटू डी लैम्डा बाई डी, ये होता है ना, ये ब्राइट फ्रिंजेस का जो फॉर्मूला होता है ये कब आता है, ये तब आता है जब हम लोग सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर लेते हैं। ऐसे आता है ना, हम लोग तो इनिशियली देखिए क्या लिखते हैं कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा होना चाहिए ब्राइट फ्रिंज के लिए। साइन थीटा को हम लोग टैन थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं अगर थीटा स्मॉल है तो, और टैन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी y डिवाइडेड बाई दिस कैपिटल डी, तो हम लोग लिख देते हैं d इंटू वाई बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो हम लोग लिख देते हैं कि y इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई डी इंटू कैपिटल डी। तो इस केस में देखिए जब ये y की वैल्यू आती है तो आप कह सकते हैं कि जितने भी ब्राइट फ्रिंजेज हैं वो इक्वली स्पेस्ड हैं, और हर ब्राइट फ्रिंज के बीच में ये वाला डिस्टेंस है d लैम्डा बाई डी, जिसको फ्रिंज विड्थ भी कहते हैं। लेकिन ये सब थियरी, ये सब एनालिसिस कब पॉसिबल है, जब एंगल ये थीटा स्मॉल है तो मैं साइन थीटा को टैन थीटा से और टैन थीटा को y बाई कैपिटल डी लिख सकता हूँ। अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल नहीं है तो आप साइन थीटा को थीटा या टैन थीटा से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में अगर आपको ब्राइट फ्रिंजेस का पोजीशन जानना है तो आपको डायरेक्टली यही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, और उसमें आप देखेंगे कि जो फ्रिंजेज है वो इक्वली स्पेस्ड नहीं होगा। ये अगर आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो एन इज इक्वल टू 0 के लिए तो सेंट्रल फ्रिंज आ गया, एन इज इक्वल टू 1 के लिए फर्स्ट ब्राइट मैक्सिमा हुआ सेंट्रल फ्रिंज से ऊपर, तो उसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, साइन थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी, डी की वैल्यू क्या है 2.75 लैम्डा, यानी कि इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2.75। उसी तरह दूसरा जो होगा वो साइन थीटा 2 क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2.75 हो जाएगा। तो इससे आप देखिए कि थीटा 1 की वैल्यू क्या आ गई फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए, थीटा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी सेकेंड ब्राइट फ्रिंज के लिए, और ये सब इक्वली स्पेस्ड नहीं है। अगर आपको इसमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, साइन थीटा 1 इजकल टू 1/2.75 है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा साइन थीटा 1 इजकल टू y डिवाइडेड बाई रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस कैपिटल डी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/2.75। तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन आपको इससे मिलेगा, ये जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है ना साइन थीटा का, कौन सा, y डिवाइडेड बाय दिस हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, वो यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सब हम लोग को एग्जैक्ट फॉर्मूला यहाँ पर साइन थीटा का क्यों यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि ये थीटा यहाँ पर स्मॉल नहीं है, तो फ्रिंजेज इक्वली स्पेस्ड तो नहीं होगा।
दूसरा क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ सकता है कि विल द ब्राइट फ्रिंजेज हैव इक्वल इंटेंसिटी। नो, ये भी नहीं होगा, क्योंकि जब हम लोग सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं तो थीटा क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। यानी कि थीटा जब स्मॉल है तो सारे फ्रिंजेज जो हैं वो S1 और S2 से ज़्यादा दूर नहीं गए हैं, तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि इक्वल इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी उतना घटा नहीं है। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू लार्ज हो रही है, इसका मतलब स्क्रीन पे जहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बन रहा है वो दूर जाकर है, तो जैसे ही ये सोर्स S1 और S2 से दूर जाएगा इंटेंसिटी घटेगी, क्योंकि हर कोई जानता है इंटेंसिटी क्या होता है, इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r² अगर स्फेरिकल वेव है तो, या इंटेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r अगर सिलेंड्रिकल वेव है तो अगर आप दूर जा रहे हैं, दूर वाला कोई ब्राइट फ्रिंज है तो उसमें इंटेंसिटी कम होगी। तो ऑल द ब्राइट फ्रिंजेज विल नॉट हैव इक्वल इंटेंसिटी एंड फ्रिंजेज विल नॉट बी इक्वली स्पेस्ड। तो इस पॉइंट को ध्यान से समझिए कि अगर वो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन वैलिड नहीं होगा तो ये दोनों चीज़ जो जनरली हम लोग मान लेते हैं कि फ्रिंजेज इक्वली स्पेस्ड होते हैं या इक्वल इंटेंसिटी के होते हैं, आप नहीं मान सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है, ब्राइट फ्रिंज जो है वो पीक पे होगा, उसके बाद के जितने भी फ्रिंजेज हैं उनकी इंटेंसिटी घटती जा रही है। अब यहाँ तो मैंने दिखा दिया है कि बहुत सारे फ्रिंजेज बन रहे हैं, लेकिन जो पिछला क्वेश्चन था जिसमें डी की वैल्यू 2.75 लैम्डा थी, उसमें टोटल 5 फ्रिंजेज बनेंगे, एक सेंट्रल वाला, फिर एक +1, +2 और इधर -1, -2। इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेज व्हेन d = 5 लैम्डा। अब इसमें भी देखिए, ये तो लिख सकते हैं d sin थीटा पाथ डिफरेंस, क्योंकि ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन से आता है। तो ध्यान रखिए कि मैं दोनों क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में भी और पिछले क्वेश्चन में भी, पाथ डिफरेंस को मैं d sin थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो d sin थीटा वाला अप्रॉक्सीमेशन आता है वो कहाँ से आता है कि जो कैपिटल D जो स्क्रीन है वो बहुत ज़्यादा दूर है, जिसको कहते हैं फार फील्ड अप्रॉक्सीमेशन। तो d sin थीटा = n लैम्डा आप लिखिए, किसके लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो इसमें देखिए ब्राइट फ्रिंज कहाँ कहाँ होगा, n = 0 के लिए हो सकता है। d की वैल्यू क्या है, 5 लैम्डा है, तो साइन थीटा को अगर मैं लिख दूँ n λ/d करेंगे तो n/5 हो जाएगा। तो n की क्या क्या वैल्यू हो सकती है इंटीजर में, n की वैल्यू 0 हो सकती है, +-1 हो सकती है, +-2 हो सकती है, +-3 हो सकती है, +-4 हो सकती है, फिर +-5 हो सकती है। क्या, ये थोड़ा की स्टेप है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को जानबूझ के यहाँ पे लिया है कि n की वैल्यू क्या +-5 अलाउड होगा ब्राइट फ्रिंज के लिए, नहीं अलाउड होगा। सोचिए क्यों नहीं होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से तो आपको देखने में लग रहा है कि अगर मैं n की वैल्यू 5 रख दूँ तो d 5 लैम्डा है, तो साइन थीटा = 1 यानी कि थीटा = π/2 हो जाना चाहिए। लेकिन यहीं से आपको अब लग रहा है कि नहीं, अगर आप थीटा = π/2 लेंगे तो ब्राइट फ्रिंज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा मैं बताता हूँ। उस केस में क्या हो जाएगा, अगर n की वैल्यू 5 हो गई तो थीटा की वैल्यू π/2 हो गई। थीटा π/2 का मतलब क्या है कि ये जो एंगल है बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट ऐसे हो गया ना, यानी कि वो स्क्रीन पे ये पॉइंट P लोकेट कहाँ होगा। अगर आपने थीटा की वैल्यू π/2 या टेंडिंग टू π/2 भी कर देते हैं, मान लेते हैं टेंडिंग टू π/2 भी कर दिया, इसका मतलब ये जो पॉइंट P है वो स्क्रीन पे तो होगा नहीं ना, उस एंगल को 90 डिग्री होने के लिए ऑलमोस्ट कहीं यहाँ बनना पड़ेगा, तो ये पॉइंट P तो आपका स्क्रीन पे आएगा नहीं। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आपने थीटा की वैल्यू टेंडिंग टू π/2 कर दी तो ये जो y होता है इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, ये y/D = tan थीटा होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, मैं ऐसे लिख दूँ y/D = tan थीटा, तो y की वैल्यू क्या होती है, d tan थीटा। ये एग्जैक्ट फार्मूला है, इसमें कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं है, क्योंकि ये अगर थीटा है तो y = d tan थीटा होगा। अब n = 5 के केस में क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू π/2 हो रही है, इसका मतलब y टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो रहा है, यानी कि ये जो ब्राइट फ्रिंज अगर बनना भी है तो जो इस पॉइंट पे बनेगा वो क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाकर है। तो अगर ये वाला पॉइंट P इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है और सोर्स बेचारा टुकुर टुकुर यहाँ पर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर कुछ लाइट रे तो पहुँचेगी ही नहीं ना, या पहुँचेगी भी तो इसकी इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, यानी कि इंटेंसिटी विल टेंड टू 0 या इंटेंसिटी विल बी 0, S1 की भी और S2 की भी। यानी कि दोनों सोर्सेज की अगर इंटेंसिटी ही 0 हो गई एक इनफाइनाइट डिस्टेंस वाले पॉइंट पे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज तो बन ही नहीं सकता है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखिए कि d = 5 लैम्डा है, लेकिन कितने ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे, n = 0 के लिए बन जाएगा,
+-1 के लिए, +-2 के लिए, +-3 के लिए और +-4 के लिए, यानी कि इसके कारण हुआ 8, 8 + 1 9, 9 फ्रिंजेज ही टोटल बनेंगे और सबकी इंटेंसिटी घटती जाएगी। जैसा कि मैं अभी एक डायग्राम बना भी देता हूँ इसका, देखिए ये बनेगा, आप ये ध्यान से देखिए। d = 5 लैम्डा में क्या होगा, जो सेंट्रल मैक्सिमा है n = 0 के लिए, उसकी तो पीक इंटेंसिटी रहेगी क्योंकि वो बिल्कुल बीच में है और S1 S2 से इक्वी डिस्टेंट भी है, तो इसलिए मैक्सिमा होना ही है। बाद के जितने भी n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, ये है n = 4 के लिए जो मैक्सिमा बन रहा है, जो ब्राइट फ्रिंजेज बन रहे हैं, उन सब का देखिए पीक घटता जा रहा है। क्यों घटता जा रहा है, क्योंकि देखिए d = 5 लैम्डा है ना, n = 4 जब आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, d sin थीटा = n लैम्डा करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 4/5। अब साइन थीटा अगर 4/5 है तो आप कहीं से ये नहीं कह सकते हैं कि थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि ये पॉइंट थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, यानी कि S1 और S2 से जो लाइट जा रहा है उसकी इंटेंसिटी घटेगी, इसलिए देखिए यहाँ पर ये पीक घट गया। लेकिन ये सिमेट्रिकली है, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड में सिमेट्रिकली तो होना ही है, क्योंकि सिमेट्री रीजन से जो पैटर्न ऊपर बनेगा वही पैटर्न नीचे बनेगा। लेकिन देखिए n = 4 तक ही ब्राइट फ्रिंज बनेगा और n = 5 पे जो सो कॉल्ड ब्राइट फ्रिंज बन सकता था वो नहीं बन रहा है। वो जब आप डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसा बन करके अपने आप ये 0 तक चला जाएगा। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि n = 5 के केस में थीटा की वैल्यू π/2 हो जाएगी, tan थीटा इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी कि ये वाला पॉइंट P जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा स्क्रीन में। तो S1 और S2 से जो लाइट जा रहा है उस लाइट की इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, तो ब्राइट फ्रिंज बनने का सवाल ही नहीं है। अगला रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि अगर हम लोग YDSC में वाइट लाइट यूज़ करते हैं तो क्या होगा। वाइट लाइट में जैसा कि आप जानते हैं कि डिफरेंट कलर्स होते हैं, 7 कलर्स हैं विबग्योर का, और हर कलर का अलग अलग वेवलेंथ होता है। वायलेट का कुछ कम होता है, रेड का कुछ ज़्यादा होता है, यानी कि डिफरेंट लैम्डा है सारे कलर्स का, यानी कि डिफरेंट लैम्डा के लिए डिफरेंट इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, सबका फ्रिंज विड्थ अलग अलग होगा, सबका ब्राइट फ्रिंज का लोकेशन अलग अलग होगा। तो उसको अगर आप बनाइएगा तो देखिए कैसा बनेगा। ये तो हो गया ब्राइट फ्रिंज का लोकेशन ND λ/d। तो वाइट लाइट में डिफरेंट लैम्डा जो है, तो हर लैम्डा जो अलग अलग है तो उसका ब्राइट फ्रिंज का लोकेशन अलग अलग होगा। तो इसको जब आप बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। जो सेंट्रल पॉइंट है वहाँ पे तो वाइट दिखेगा, क्यों, क्योंकि n = 0 के लिए हर लैम्डा जितने भी डिफरेंट कलर्स हैं, विबग्योर में जो 7 कलर्स हैं, 7 के 7 कलर यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। 7 के 7 कलर्स का यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, यानी कि 7 कलर फिर से मिक्स हो गया तो यहाँ पर वाइट बन गया। अब इससे आप जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो किसी का डार्क फ्रिंज होगा, फिर किसी और का डार्क फ्रिंज होगा। तो इस सेंट्रल मैक्सिमा के बाद पहला ब्राइट फ्रिंज किसका होगा, वायलेट का होगा। क्यों होगा, क्योंकि वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसका वेवलेंथ सबसे कम है, यानी कि y = ND λ/d में अगर आप n = 1 डालेंगे तो y सबसे पहले किसका आएगा, वायलेट का आएगा, क्योंकि इसका लैम्डा सबसे कम है। आप इसको ऐसे भी देखिए ना, जो फ्रिंज विड्थ होता है वो क्या होता है, d λ/d। लैम्डा सबसे कम किसका है, विबग्योर में वायलेट का। तो सबसे पहले फ्रिंज विड्थ किसका आपको दिखेगा, वायलेट का दिखेगा, जो मान लेते हैं 2 मिलीमीटर के अराउंड होगा। उसके बाद देखिए वायलेट इंडिगो कलर दिखा, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर रेड। तो देखिए पूरा विबग्योर जो स्पेक्ट्रम होता है ना, सतरंगी इंद्रधनुष यहाँ पे बना हुआ है। कैसे बना, क्योंकि हर अलग अलग कलर का अलग अलग लैम्डा है, लैम्डा अलग हुआ तो फ्रिंज विड्थ अलग हुआ, तो इसलिए सब अलग अलग कलर पैटर्न बना रहे हैं। और इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद कोई भी एक पर्टिकुलर वाई लेते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कलर्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है, ब्राइट फ्रिंज हो जाता है, तो पूरा जो इंटरफेरेंस पैटर्न है ना वॉश आउट हो जाता है। तो अगर आप वाइट लाइट यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि सेंट्रल मैक्सिमा पे तो वाइट लाइट आपको दिखेगा, उसके बाद कुछ दूर तक ये डार्क पैटर्न, डार्क फ्रिंज दिखेंगे। उसके बाद क्या होगा कि पहले वायलेट आएगा, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर रेड, पूरा विबग्योर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये होता है वाइट लाइट अगर हम लोग यूज़ करें YDSC में। तो ये भी बहुत अच्छा टेक्निक है ये प्रूव करने का कि वाइट लाइट में डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट होती है। उसको आप एक्सपेरिमेंटली YDSC से प्रूव कर सकते हैं अगर आप YDSC में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वाइट लाइट यूज़ करते हैं। तो
इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये एस सी वर्मा जी की बुक से ले रखा है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप 2 से है, यानी कि वन और मोर देन वन ऑप्शन में भी करेक्ट। अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म विथ वाइट लाइट, द सेंट्रल फ्रिंज विल बी वाइट। बिल्कुल सही है, सेंट्रल फ्रिंज को वाइट होना ही है, क्योंकि सेंट्रल फ्रिंज में यानी कि n=0 के लिए हर वेवलेंथ का वहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बन रहा है। उसके बाद देयर विल नॉट बी अ कम्प्लीटली डार्क फ्रिंज, ये भी सही है, क्योंकि कंप्लीट डार्क देखिए कोई नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं तो किसी न किसी एक वेवलेंथ का हल्का फुल्का वहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न में कुछ ना कुछ लाइट आ ही जाएगा। तो कंप्लीट डार्क तो यहाँ होना नहीं है, क्योंकि कंप्लीट डार्क के लिए क्या आपको देखना पड़ता है कि n+12 d λ/d होना चाहिए। लेकिन अब ये लैम्डा किसके लिए कंप्लीट डार्क हो, मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट आप ले लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस जो है किसी एक कलर के लिए, मान लेते हैं कि ये रेड के लिए या ग्रीन के लिए कंप्लीट डार्क हो रहा है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ग्रीन के लिए जो डार्क फ्रिंज होना है उससे मैच कर रहा है। तो ऑब्वियसली ग्रीन वाला तो यहाँ पे डार्क फ्रिंज हो जाएगा, लेकिन ग्रीन के जो अलावा कलर्स हैं उनका तो डार्क फ्रिंज नहीं होगा, तो कंप्लीटली डार्क फ्रिंज होना संभव नहीं है। तो इसलिए लिखा हुआ है कि देयर विल नॉट बी अ कंप्लीटली डार्क फ्रिंज। द फ्रिंज नेक्स्ट टू द सेंट्रल विल बी रेड, ये गलत है क्योंकि मैंने दिखा दिया है। द फ्रिंज नेक्स्ट टू द सेंट्रल विल बी वायलेट, देखिए ये वायलेट होगा क्योंकि वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, फ्रिंज विड्थ इसका सबसे कम होगा, इसलिए सेंट्रल वाइट मैक्सिमा के बाद सबसे पहले आपको वायलेट दिखेगा। तो इस क्वेश्चन में A, B, D सही ऑप्शन है। YDSE में ही एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेज, यानी कि दोनों जो सोर्स हैं S1 और S2, उसमें से किसी एक सोर्स पे अगर आप एक दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल जिसका विड्थ T है, अगर आप ये डाल देते हैं तो पहले जो सेंट्रल मैक्सिमा O पे बन रहा था वो थोड़ा शिफ्ट होकर के O' पे आ जाएगा, और आपको ये फाइंड करना है कि ये जो डिस्टेंस O' है उसका क्या मैग्नीट्यूड है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट मान लेते हैं P पे है, उसमें S1 से अगर एक लाइट रे पहुंच रही है S1 से P पे, तो कितना डिस्टेंस क्या पाथ लेकर जा रही है। ऑब्वियसली S1 से P अगर जा रही है तो S1P पूरा का पूरा वो एयर या वैक्यूम में तो नहीं किया ना, यहाँ से जो लाइट रे S1 से निकल रही है वो एयर के थ्रू ये वाला T डिस्टेंस तो नहीं क्रॉस कर रही है, यानी कि ये S1P - T करना पड़ेगा। मैं अभी पाथ लेंथ की बात कर रहा हूँ। अगर कोई S1 से P जा रहा है या किसी भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पे कोई लाइट रे जा रहा है तो वो एयर में कितना पाथ कवर किया, S1P - T। आपने S1 के सामने एक मटेरियल रख दिया है T विड्थ का, T थिकनेस का, तो यहाँ से S1 से एक लाइट रे निकला और P पर उसको पहुँचना है। तो इस लाइट रे ने एयर के थ्रू या वैक्यूम के थ्रू, मतलब ये वाला जो मटेरियल है इसके थ्रू कितना पाथ लेंथ कवर किया, S1P ये पूरा -T। साथ ही साथ अब ये इस मटेरियल जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं कि n है, इसके थ्रू कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, T डिस्टेंस, क्योंकि इसका थिकनेस T है। तो ज्योमेट्रिकल लेंथ इसका कितना है T, तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितना हो जाएगा NT। तो ये जो लाइट रे है वो S1P - T तो एयर में ट्रैवल किया प्लस NT और ट्रैवल किया, तो ये किसका हो गया, ये पूरा इसका डिस्टेंस हो गया S1P का। ठीक है, अब S2P कितना रहेगा, वो तो S2P के बराबर ही होगा, इसमें तो कोई अंतर नहीं हुआ है। तो अब हम लोग पता करते हैं कि ये O' कहाँ बनेगा। O' वैसा पॉइंट है जहाँ पर इस S1 और इस S2 से जो लाइट रे आ रही है दोनों सेम पाथ कवर करके आ रही हैं, सेम पाथ लेंथ ट्रैवल करके आ रही हैं। तो O' अगर वो पॉइंट है जहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि S1O' यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस कवर किया तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, S1O' -T + NT। ठीक है, ये होगा, क्योंकि मान लीजिए कि आपको एक लाइट रे जो है वो S1 से चला और O' पे आ रहा है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, एयर में कवर किया S1O' -T ये वाला डिस्टेंस, प्लस मटेरियल में कवर किया प्लस NT डिस्टेंस, तो ये हो गया। तो दिस इज इक्वल टू S2O'। ये दोनों इक्वल होगा तभी वहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। सेंट्रल मैक्सिमा वहीं बनता है जहाँ पर दोनों सोर्सेज जो हैं उससे जो लाइट रेज आ रही हैं उनका पाथ डिफरेंस 0 है। तो अगर सेंट्रल मैक्सिमा O' पे बन रहा है तो आप लिख सकते हैं S1O' -T + NT = S2O'। इसी को अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो आप ये लिख सकते हैं सेंट्रल मैक्सिमा के लिए कि S1O' -T + NT था, तो उसको मैंने ऐसे कर दिया +n-1T = S2O'। यानी कि इससे आपको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है कि S2O' - S1O'
यानी कि ये जो ओ प्राइम है इन दोनों के बीच ये वाला पाथ डिफरेंस दिस इज इक्वल टू n-1t, ठीक है, ये मिला। अब ये जो डिफरेंस है पाथ डिफरेंस, इसको हमने YDSE में क्या बताया था, अगर कोई एक पर्टिकुलर एंगल थीटा है, मान लीजिए इस ओ प्राइम का एंगुलर पोजीशन, तो ये जो पाथ डिफरेंस है उसको कैसे लिखते थे, यहाँ से था ना ऐसा कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते थे और ये d है और ये एंगल भी थीटा हो जाता था, तो ये क्या हो जाता था पाथ डिफरेंस d साइन थीटा, ठीक है, d साइन थीटा होता था। और अभी हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो थीटा है स्मॉल होगा, क्योंकि थोड़ा सा ही तो ये सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हुआ ना, यानी कि थीटा इज स्मॉल। थीटा अगर स्मॉल है तो मैं d साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, d टैन थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा दिस ओ प्राइम डिवाइडेड बाई कैपिटल D, यानी कि d इंटू ओ प्राइम बाई कैपिटल D, यानी कि इस पूरे चीज़ को, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, d इंटू ओ प्राइम बाई कैपिटल D, दिस इज इक्वल टू n-1 इंटू टी। यहाँ तक समझ लीजिए ये मैंने कैसे किया, ये तो पहला स्टेप समझ में आ गया। अब इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करिए, ये क्या होगा, d साइन थीटा के बराबर होगा, उस d साइन थीटा को मैं d टैन थीटा लिख सकता हूँ। टैन थीटा क्या हो जाएगा, ओ प्राइम डिवाइडेड बाई कैपिटल D, तो d इंटू ओ प्राइम बाई कैपिटल D, इसको यहाँ पे लिखा, तो इससे आपको ओ प्राइम यानी कि ये कितना शिफ्ट हुआ उसकी वैल्यू आ जाएगी, ओ प्राइम इज इक्वल टू n-1 t इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d। ये देखिए ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, S2O प्राइम माइनस S1 O प्राइम इज इक्वल टू D बाई कैपिटल D इंटू ओ प्राइम, तो दिस n-1 इंटू टी इज इक्वल टू D बाई कैपिटल D इंटू ओ प्राइम। तो इससे आप लिख सकते हैं कि दिस शिफ्ट, जिसको मैंने अब डेल्टा नाम दे दिया है, दिस इज इक्वल टू D इंटू n-1 t बाई D, यानी कि इस शिफ्ट का एक्सप्रेशन हमने फाइंड कर लिया। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई सेंट्रल मैक्सिमा आपको मालूम हो जाए कि कितने डिस्टेंस से शिफ्ट किया है, तो आप किसी भी स्मॉल थिकनेस का कोई अगर मटेरियल है तो उसका आप ये थिकनेस फाइंड कर सकते हैं, टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जनरली हम लोग वाइट लाइट का यूज़ कर लेते हैं। क्यों, उससे फ़ायदा ये होता है कि वाइट लाइट में जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो वाइट होता है और इस पूरे पैटर्न में एक ही जगह वाइट है। तो अगर ये वाला वाइट थोड़ा सा शिफ्ट कर गया यहाँ पे, तो आपको कितना शिफ्ट किया है वो कैलकुलेट करना, वो मेजर करना बहुत आसान होता है। मान लीजिए कि वाइट लाइट के बदले आप कोई एक मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ कर लेते हैं, तो पैटर्न कैसा बनता है, यहाँ बनता ब्राइट, फिर एक कोई डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर उसके बाद डार्क है, और सेंट्रल मैक्सिमा मान लीजिए कि यहीं पर कहीं है। तो सेंट्रल मैक्सिमा के अगल बगल भी जो ब्राइट फ्रिंजेज हैं वो भी एक जैसे दिखते हैं। तो आपको ये मेजर करने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है एक्सपेरिमेंट में कि जो ब्राइट फ्रिंज था वो कौन था और शिफ्ट होकर कहाँ गया। मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मेजर करने में मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप वाइट लाइट यूज़ करते हैं तो फ़ायदा होता है, क्योंकि जो सेंट्रल मैक्सिमा है वहाँ पे तो वाइट ही होना है और वाइट और कहीं नहीं हो सकता है। तो वाइट वाला थोड़ा सा शिफ्ट किया, आप उसको मेजर कर लीजिए कि कितना शिफ्ट किया, तो वो इसके बराबर होगा। तो जब आपने शिफ्ट की वैल्यू फाइंड कर ली, उससे आप टी थिकनेस ऑफ दिस मटेरियल फाइंड कर सकते हैं।